सोचिए, अगर आपका ब्रेन एक कंप्यूटर होता तो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड आपके पूरे फ्यूचर को बदल सकती थी। लेकिन सच्चाई ये है, हर दिन, हर सेकंड हम अपने ही ब्रेन को कमजोर बना रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलता। एक गलत हैबिट आपकी मेमोरी मिटा सकती है, एक सही हैबिट आपके पूरे लाइफ का रास्ता बदल सकती है। डॉक्टर जॉन मेडिना की किताब ब्रेन रूल्स हमें बताती है कि कैसे कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स को अपनाकर हम अपने ब्रेन को सुपर पावर में बदल सकते हैं। आज हम इन ब्रेन रूल्स को समझेंगे, साइंस के साथ, स्टोरीज के साथ और आपकी जिंदगी बदलने वाले टिप्स के साथ। चैप्टर 1, एक्सरसाइज बूस्ट्स ब्रेन पावर। सोचिए, हर सुबह जब आप नींद से उठते हैं, आपका ब्रेन एक मशीन की तरह दिन के लिए तैयार खड़ा होता है। लेकिन फर्क यह है कि ये मशीन बिजली से नहीं बल्कि आपके बॉडी के सर्कुलेशन से चलती है। हम में से ज्यादातर लोग एक्सरसाइज को सिर्फ बॉडी शेप, वेट लॉस या मसल्स बनाने से जोड़ते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि फिजिकल एक्सरसाइज आपके ब्रेन के लिए भी वैसा ही फ्यूल है जैसा पेट्रोल एक कार के लिए होता है। डॉक्टर जॉन मेडिना अपनी किताब ब्रेन रूल्स में बताते हैं कि हमारा ब्रेन हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में हमेशा मूवमेंट के साथ जुड़ा रहा है। लाखों साल पहले हमारे एंसेस्टर्स रोजाना औसतन 12 माइल्स तक चलते थे, सिर्फ सरवाइव करने के लिए। इस लगातार मूवमेंट ने उनके ब्रेन को शार्पर, फास्टर और अडेप्टेबल बनाया। लेकिन आज हमारी लाइफस्टाइल उलटी हो गई है। हम दिन का ज्यादातर हिस्सा चेयर्स पर, स्क्रीन्स के सामने और मिनिमम मूवमेंट के साथ बिताते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि हमारी मेमोरी कमजोर क्यों हो रही है, कंसंट्रेशन क्यों टूट रहा है और मूड स्विंग्स क्यों बढ़ रहे हैं। साइंस साफ कहती है, जब आप एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, जैसे ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग या स्विमिंग, तो आपका हार्ट ज्यादा तेजी से पंप करता है, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ता है। ये बढ़ा हुआ ब्लड आपके ब्रेन तक ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। इमेजिन कीजिए, जैसे आपके गार्डन के प्लांट्स को फ्रेश पानी मिलने से वो हरे भरे हो जाते हैं, वैसे ही आपका ब्रेन फ्रेश ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलने पर ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है। स्टडीज ये दिखाती हैं कि हफ्ते में सिर्फ 3 बार 45 मिनट ब्रिस्क वॉक करने से मेमोरी परफॉर्मेंस में औसतन 20% तक इंप्रूवमेंट आ सकती है। ये कोई मामूली जंप नहीं है। सोचिए, अगर आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में 20% ज्यादा तेज और एक्यूरेट हो जाए, तो आपका काम, पढ़ाई और पर्सनल लाइफ कितना बदल सकता है। एक्सरसाइज सिर्फ मेमोरी को ही नहीं बल्कि ब्रेन में नए सेल्स बनने की प्रोसेस, जिसे न्यूरोजेनेसिस कहते हैं, को भी बूस्ट करती है, खासकर हिपोकैम्पस में, जो मेमोरी और लर्निंग के लिए जिम्मेदार है। एक रिसर्च में पाया गया कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल रखने वाले लोगों के हिपोकैम्पस का वॉल्यूम उम्र के साथ तेजी से श्रिंक होता है, लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज करने वालों में यह डिक्लाइन बहुत स्लो हो जाता है और कुछ केसेस में रिवर्स भी हो सकता है। इसका मतलब है कि एक्सरसाइज लिटरली आपके ब्रेन को जवान बनाए रख सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, मेरे पास जिम जाने का टाइम नहीं है या मैं वर्कआउट करने के लिए मोटिवेटेड नहीं रहता। लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्रेन को बेनिफिट देने के लिए आपको 6 पैक एब्स बनाने की जरूरत नहीं है। बस रोजाना कम से कम 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक या ऑफिस ब्रेक्स में स्टेयर्स का इस्तेमाल आपके ब्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। सोचिए, लिफ्ट लेने के बजाय अगर आप सिर्फ 3-4 फ्लोर्स पैदल चढ़ते हैं, तो कुछ ही हफ्तों में आपके ब्लड सर्कुलेशन और अलर्टनेस में नोटिसेबल डिफरेंस आ जाएगा। एक्सरसाइज मूड को भी अपलिफ्ट करती है, क्योंकि ये ब्रेन में एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन रिलीज करती है। ये वो केमिकल्स हैं जो आपको खुशी, रिलैक्सेशन और क्लैरिटी का एहसास कराते हैं। यही वजह है कि वर्कआउट के बाद आपको मेंटल फ्रेशनेस महसूस होती है। कई न्यूरोसाइंटिस्ट्स ये मानते हैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी के ट्रीटमेंट में रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी उतनी ही इफेक्टिव हो सकती है जितनी कुछ मेडिसिन्स और साइड इफेक्ट्स के बिना। इमेजिन कीजिए, सिर्फ एक रन, एक वॉक या एक डांस सेशन से आप अपने मूड को रीसेट कर सकते हैं, बिना किसी पिल के। लाइफस्टाइल में इसे इंप्लीमेंट करना मुश्किल नहीं है। अगर आप मॉर्निंग पर्सन हैं, तो दिन की शुरुआत एक शॉर्ट जॉग या योगा सेशन से करें। अगर आप लेट राइजर हैं, तो लंच ब्रेक में 15-20 मिनट की तेज वॉक लें और इवनिंग में बाकी का क्वोटा पूरा करें। ऑफिस में बैठते समय हर 1 घंटे में उठकर 2-3 मिनट स्ट्रेचिंग करें। वीकेंड पर दोस्तों के साथ साइकिलिंग या ट्रैकिंग प्लान करें। इससे सोशल कनेक्शन और ब्रेन स्टिमुलेशन दोनों मिलेंगे। सोचिए, अगर एक्सरसाइज आपके ब्रेन को शार्पर बनाती है, मूड इंप्रूव करती है, मेमोरी मजबूत करती है और एजिंग प्रोसेस को स्लो करती है, तो इसे इग्नोर करना
अपने फ्यूचर को कमजोर करने जैसा है। ब्रेन को फ्यूल देने के लिए आपको सबसे पहले अपने बॉडी को मूव करना होगा। ये कोई लग्जरी नहीं, ये सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है जो हमारे डीएनए में प्रोग्राम्ड है। इसलिए कल से नहीं, आज से शुरू करें। उठिए, चलिए और अपने ब्रेन को वो गिफ्ट दीजिए जो उसे लाखों सालों से चाहिए था, मूवमेंट का गिफ्ट। चैप्टर 2, सर्वाइवल शेप्ड आवर ब्रेन। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका ब्रेन किसी हाईटेक सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल है तो शायद आप हंस देंगे, लेकिन यह सच है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह डिजाइन किसी मॉडर्न साइंटिस्ट ने नहीं बनाया। यह डिजाइन हमारी एवोल्यूशनरी जर्नी ने बनाया है, जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों के किनारे और शिकार करते समय। लाखों साल पहले जब कोई सिटीज, इंटरनेट या स्मार्टफोन्स नहीं थे, तब सर्वाइवल ही जिंदगी का एकमात्र गोल था। और उसी सर्वाइवल की वजह से हमारा ब्रेन वैसा बना जैसा आज है। हमारे एंसेस्टर्स हर दिन लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस का सामना करते थे। इमेजिन कीजिए, आप डेंस जंगल में चल रहे हैं, अचानक पत्तियों में हल्की सी सरसराहट होती है। आपका ब्रेन तुरंत डिसाइड करता है, ये हवा है, कोई हार्मलेस एनिमल है, या कोई प्रेडेटर आपकी ओर आ रहा है। ये इंस्टेंट जजमेंट सिर्फ लक का खेल नहीं था, ये पैटर्न रिकग्निशन का कमाल था। ब्रेन ने जनरेशंस तक डिटेल्स को पढ़ना, सिग्नल्स को डिकोड करना और खतरों को पहचानना सीखा। थ्रेट डिटेक्शन हमारी सर्वाइवल का सबसे बड़ा हथियार था। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने गलती से भी एक वेनमस स्नेक को हार्मलेस ट्विग समझ लिया तो उसके सर्वाइवल के चांसेस लगभग खत्म थे। एवोल्यूशन ने उन ब्रेन्स को रिवॉर्ड किया जो जल्दी सोचते थे, पैटर्न्स डिटेक्ट करते थे और नई सिचुएशंस में अडेप्ट हो जाते थे। यही कारण है कि आज भी हमारा ब्रेन सडन साउंड्स, रैपिड मूवमेंट्स और अनयूजुअल पैटर्न्स पर इंस्टेंटली रिएक्ट करता है। लेकिन सर्वाइवल सिर्फ खतरे से बचना नहीं था, ये रिसोर्सेज ढूंढने की कला भी थी। हंटिंग और गैदरिंग के दौरान हमारे एंसेस्टर्स ने स्पेशल मेमोरी, यानी किस जगह कौन सा फल मिलता है, कहाँ पानी का सोर्स है, डेवलप की। यही स्पेशल स्किल्स आज हमारे नेविगेशन और प्लानिंग एबिलिटीज का आधार हैं। अगर आपने कभी अपने चाइल्डहुड का घर सालों बाद भी बिना किसी मैप के ढूंढ लिया है, तो ये वही एंशिएंट सर्वाइवल प्रोग्रामिंग का नतीजा है। साइंस इस बात को सपोर्ट करती है कि हमारा ब्रेन मूवमेंट और एक्सप्लोरेशन के साथ इवॉल्व्ड हुआ। एंथ्रोपोलॉजिस्ट बताते हैं कि अर्ली ह्यूमंस हर दिन माइल्स चलकर फूड और शेल्टर ढूंढते थे। ये कांस्टेंट मूवमेंट उनके ब्रेन को लगातार चैलेंज देता था। हर दिन नई जगह, नए एनिमल्स, नए प्लांट्स, नए डेंजर्स। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी ब्रेन को एडेप्टेबल बनाती थी। मॉडर्न वर्ल्ड में भले ही हम फिजिकल डेंजर्स का सामना कम करते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन आज भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी और नॉवेल्टी पर थ्राइव करता है। यही कारण है कि जब हम कुछ नया सीखते हैं, चाहे वो नई भाषा हो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या कोई कॉम्प्लेक्स पजल, हमारा ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है। डोपामीन वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो मोटिवेशन और रिवॉर्ड सिस्टम को कंट्रोल करता है। एंशिएंट वर्ल्ड में ये सेम केमिकल तब रिलीज होता था जब हमारे एंसेस्टर्स सफलतापूर्वक फूड ढूंढ लेते थे या किसी प्रेडेटर से बच निकलते थे। आज वही मैकेनिज्म हमें सीखने और एक्सप्लोर करने के लिए ड्राइव करता है। अब सवाल यह है कि अगर हमारा ब्रेन एक्सप्लोरेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बना है, तो आज इतने लोग बोर्डम और मेंटल स्टैग्नेशन क्यों महसूस करते हैं? इसका जवाब सिंपल है, हम अपने ब्रेन को वो चैलेंज ही नहीं देते जो उसे चाहिए। इमेजिन कीजिए, एक स्पोर्ट्स कार जो हाई स्पीड हाईवेज के लिए बनी है, लेकिन उसे आप रोज ट्रैफिक जैम में खड़ा रखते हैं। उसका इंजन धीरे धीरे लूज करेगा। हमारा ब्रेन भी वैसा ही है। अगर उसे चैलेंज नहीं मिलता तो उसकी शार्पनेस कम होने लगती है। लाइफस्टाइल में इसे बदलना बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए इंटेंशन चाहिए। सबसे सिंपल तरीका है रोज कुछ नया सीखना। नई भाषा सीखना आपके ब्रेन के मल्टीपल रीजन्स को एक्टिवेट करता है। ऑडिटरी कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स, मेमोरी सेंटर्स सब एक्टिव हो जाते हैं। पजल्स सॉल्व करना या स्ट्रैटेजी गेम्स खेलना आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को शार्प करता है। चेस, सुडोकू या इवन लॉजिक बेस्ड ऐप्स आपके ब्रेन को वही मेंटल एक्सरसाइज देते हैं जो एंशिएंट जंगल में सर्वाइवल चैलेंजेस देते थे। नेचर में टाइम बिताना भी एक पावरफुल टूल है। जब आप किसी नए ट्रेल पर हाइक करते हैं, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली नेविगेशन, ऑब्जर्वेशन और थ्रेट डिटेक्शन मोड में चला जाता है। ये फिजिकल एक्टिविटी के साथ कॉग्निटिव एक्टिविटी को भी कंबाइन करता है, जो ब्रेन हेल्थ के लिए आइडियल कॉम्बिनेशन है। और हां, क्यूरियोसिटी को सप्रेस मत कीजिए। एंशिएंट ह्यूमंस ने हर नए साउंड, स्मेल और विजुअल को एक्सप्लोर किया।
यही क्यूरियोसिटी हमें फायर बनाने, टूल्स इन्वेंट करने और इवेंचुअली सिविलाइजेशन बनाने तक ले आई। आज क्यूरियोसिटी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर ले जाएगी और यही आपके ब्रेन को फ्यूचर चैलेंजेस के लिए तैयार करेगी। तो अगली बार जब आप सोचें कि मुझे कुछ नया करने का मन नहीं है, याद रखिए आपका ब्रेन जंगल के लिए बना था, बोर्डम के लिए नहीं। हर नई स्किल, हर नया एक्सपीरियंस, हर नया चैलेंज आपके अंदर उस एंशिएंट सर्वाइवर को एक्टिवेट करता है जो सिर्फ सर्वाइव नहीं करता बल्कि थ्राइव करता है। और यही वो हैबिट है जो आपको भीड़ में अलग बनाएगी। चैप्टर 3, एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके ब्रेन जैसा पूरी दुनिया में किसी और के पास नहीं है, तो ये कोई पोएटिक लाइन नहीं बल्कि प्योर न्यूरोसाइंस है। हम अक्सर सोचते हैं कि ब्रेन एक स्टैंडर्ड मशीन है, जैसे एक ही मॉडल की हजारों आइडेंटिकल कॉपीज मार्केट में बिकती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर ब्रेन का आर्किटेक्चर यूनिक होता है। आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, आपकी जेनेटिक मेकअप, आपके हैबिट्स और यहां तक कि आपकी छोटी छोटी डेली चॉइसेस भी आपके ब्रेन की वायरिंग को शेप करती हैं। और ये यूनिकनेस इतनी गहरी है कि अगर हम दो लोगों के न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी मैप करें तो हमें पैटर्न्स में ओशन जितना फर्क मिलेगा। जॉन मेडिना बताते हैं कि ये यूनिकनेस हमारी स्ट्रेंथ भी है और चैलेंज भी। इमेजिन कीजिए एक क्लासरूम जिसमें 30 बच्चे हैं। सबका सिलेबस एक जैसा है, टीचर एक ही है, लेकिन फिर भी हर बच्चा अलग स्पीड और अलग तरीके से सीखता है। कोई जल्दी कॉन्सेप्ट्स पकड़ लेता है, कोई स्लो लर्नर होता है लेकिन डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। कुछ बच्चे विजुअल क्यूज से सीखते हैं, डायग्राम्स, चार्ट्स और इमेजेस उनके लिए मैजिक काम करते हैं। कुछ ऑडियो लर्नर्स होते हैं, लेक्चर सुनना, पॉडकास्ट सुनना या कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन होते हुए सुनना उनकी मेमोरी में इंस्टेंटली फिट हो जाता है। और कुछ हैंड्स ऑन लर्नर्स होते हैं, जब तक वो खुद एक्सपेरिमेंट करके, छूकर या मैनिपुलेट करके चीज नहीं सीखते, तब तक वो रिटेन नहीं करते। साइंस इसे लर्निंग स्टाइल्स का फर्क कहती है और इसका रूट कॉज है ब्रेन की वायरिंग। हमारे न्यूरॉन्स ट्रिलियंस की संख्या में कनेक्टेड होते हैं और हर एक्सपीरियंस ये कनेक्शंस बदलता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि आपका ब्रेन स्टैटिक नहीं है, ये हर दिन बदल रहा है, अडेप्टिंग कर रहा है और नए पाथवेज बना रहा है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन पियानो प्रैक्टिस करते हैं तो आपका मोटर कॉर्टेक्स और ऑडिटोरी कॉर्टेक्स के बीच की कनेक्टिविटी मजबूत हो जाती है। अगर आप रॉक क्लाइंबिंग करते हैं तो आपका स्पेशल अवेयरनेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग नेटवर्क एक्टिव होकर डेवलप होता है। अब ये यूनिकनेस एजुकेशन और वर्कप्लेस दोनों में एक क्रिटिकल फैक्टर बन जाती है। प्रॉब्लम यह है कि हमारी ट्रेडिशनल सिस्टम्स एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच पर बने हैं, यानी सबको एक ही मेथड से सिखाना। ये ऐसे है जैसे सभी लोगों को एक ही साइज के जूते देना, चाहे उनका पैर बड़ा हो या छोटा। नतीजा ये होता है कि कुछ लोग सिस्टम में फिट हो जाते हैं लेकिन बाकी स्ट्रगल करते हैं, और वो स्ट्रगल उनकी इंटेलिजेंस नहीं बल्कि लर्निंग मेथड मिसमैच का नतीजा है। इसका समाधान है सेल्फ अवेयरनेस, यानी ये समझना कि आपका ब्रेन कैसे सीखना पसंद करता है। अगर आप ऑडियो लर्नर हैं तो लेक्चर रिकॉर्डिंग्स सुनें, ऑडियो बुक्स यूज करें और अपने नोट्स खुद को पढ़कर सुनाएं। अगर आप विजुअल लर्नर हैं तो माइंड मैप्स, कलर कोडिंग और डायग्राम्स बनाएं। अगर आप हैंड्स ऑन लर्नर हैं तो हर नए कॉन्सेप्ट के साथ एक्सपेरिमेंट करें, रोल प्ले करें या कोई रियल लाइफ प्रोजेक्ट बनाएं। और ये फर्क सिर्फ लर्निंग में नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग में भी दिखता है। कुछ लोग एनालिटिकल होते हैं, उनका ब्रेन नेचुरली डेटा और लॉजिक में पैटर्न्स ढूंढता है। कुछ लोग इंट्यूटिव होते हैं, वो गट फीलिंग और होलिस्टिक पैटर्न्स पर भरोसा करते हैं। दोनों अप्रोचेस वैल्यूएबल हैं, लेकिन अगर आप अपनी डिफॉल्ट स्टाइल जानते हैं तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स को और शार्पन कर सकते हैं। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इस यूनिकनेस को भी सर्वाइवल से जोड़ती है। अर्ली ह्यूमन ट्राइब्स में हर किसी का ब्रेन अलग तरह से वायर्ड होता था ताकि कम्युनिटी में स्किल्स का डाइवर्सिटी बना रहे। कोई एक्सपर्ट हंटर होता था, कोई हीलर, कोई टूल मेकर, कोई स्टोरी टेलर। अगर सब एक ही तरह सोचते तो ट्राइब की सर्वाइवल चांसेस कम हो जाती। डाइवर्सिटी ही उनकी अडेप्टेबिलिटी थी। आज कॉर्पोरेट टीम्स और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में यही प्रिंसिपल काम करता है। डाइवर्स थिंकिंग स्टाइल्स इनोवेशन को ड्राइव करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी यूनिकनेस को सप्रेस नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे समझकर ऑप्टिमाइज करना चाहिए। बहुत से लोग दूसरों से कंपेयर करके अपने लर्निंग पेस या स्टाइल को कम आंकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी नेचुरल मेथड में सीखते हैं तो आप
फास्ट ट्रैक पर आ जाते हैं। लाइफस्टाइल में इसे इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स सिंपल हैं। सेल्फ टेस्ट करें, अलग अलग सीखने के मेथड्स ट्राई करें और देखें कौन सा सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच अपनाएं, अपनी स्ट्रेंथ्स पर डबल डाउन करें, वीकनेसेस को सिर्फ फंक्शनल लेवल तक इंप्रूव करें। मिक्स मेथड्स, कभी कभी मेथड्स कंबाइन करने से लर्निंग डीपर होती है, जैसे विजुअल प्लस हैंड्स ऑन। एनवायरनमेंट अडेप्ट करें, अगर आप इजीली डिस्ट्रैक्टेड होते हैं तो लर्निंग स्पेस में विजुअल नॉइज या बैकग्राउंड साउंड कंट्रोल करें। याद रखिए, आपका ब्रेन आपकी फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक है, और जैसे कोई फिंगरप्रिंट गलत या सही नहीं होती, वैसे ही कोई लर्निंग स्टाइल बेहतर या खराब नहीं होती, बस अलग होती है। जब आप इस यूनिकनेस को अपनाते हैं तो आप सिर्फ सीखते नहीं, आप अपने पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं। तो अगली बार जब आप सोचें कि आप किसी और से धीमे सीख रहे हैं, तो इसे वीकनेस मत समझिए। ये आपके ब्रेन की खासियत है जो आपको एक अलग रास्ते पर ले जा रही है, और वही रास्ता आपको भीड़ से अलग बनाएगा। चैप्टर 4, वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। सोचिए, आप किसी सेमिनार में बैठे हैं, आपके सामने प्रोजेक्टर पर स्लाइड्स बदल रही हैं, स्पीकर कुछ बोल रहा है। शुरू के कुछ मिनट आप पूरी तरह फोकस्ड रहते हैं, हर वर्ड सुनते हैं, हर पॉइंट समझते हैं। लेकिन अचानक 8-10 मिनट के बाद आपका माइंड कहीं और चला जाता है। आप नोटिस करते हैं कि आप स्पीकर को देख तो रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे। आपकी आंखें स्क्रीन पर हैं, लेकिन दिमाग में या तो कल का काम चल रहा है, या मोबाइल की नोटिफिकेशन की याद, या लंच में क्या खाएंगे उसका मेन्यू। ये सिर्फ आपकी आदत नहीं है, ये आपके ब्रेन की डिजाइन है। डॉक्टर जॉन मेडिना बताते हैं कि एवरेज ह्यूमन अटेंशन स्पैन सिर्फ 10 मिनट का होता है। इसके बाद हमारा ब्रेन नेचुरली डिसएंगेज होने लगता है। इसका कारण सिंपल है, हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को कांस्टेंट फ्लो में लेने के लिए नहीं बना है, बल्कि शॉर्ट बर्स्ट्स में प्रोसेस करने के लिए इवॉल्व्ड हुआ है। एंशिएंट टाइम्स में यह सर्वाइवल के लिए परफेक्ट था। जब आप जंगल में चल रहे थे, आपका अटेंशन हर कुछ सेकंड में सराउंडिंग्स स्कैन करता था। कभी कोई अनयूजुअल साउंड, कभी कोई मूवमेंट, कभी कोई स्मेल। कांस्टेंट विजिलेंस ने हमें प्रेडेटर्स से बचाया और रिसोर्सेज ढूंढने में मदद की। लेकिन आज वही ब्रेन लॉन्ग मीटिंग्स, बोरिंग लेक्चर्स या एंडलेस पावरपॉइंट स्लाइड्स के सामने बैठा है, और ये मिसमैच बोर्डम और डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है। न्यूरोसाइंस रिसर्च बताती है कि अटेंशन एक लिमिटेड रिसोर्स है। हमारे न्यूरॉन्स की फायरिंग और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज में एक नेचुरल साइकिल है। लगभग 10 मिनट बाद वो एंगेजमेंट ड्रॉप होने लगता है। अगर उस समय कोई नई स्टिमुलस जैसे विजुअल चेंज, स्टोरी या सरप्राइजिंग फैक्ट न मिले, तो ब्रेन इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके बैकग्राउंड में डाल देता है। ये वही फिनोमिनॉन है जिसके कारण आपको मीटिंग के बाद याद नहीं रहता कि स्पीकर ने मिडल में क्या कहा था, लेकिन कोई इंटरेस्टिंग कहानी अगर उसने सुनाई हो तो वो डिटेल तक याद रहती है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारी एजुकेशन और कॉर्पोरेट कल्चर अटेंशन के इस बायोलॉजिकल लिमिट को इग्नोर करती है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग 1-2 घंटे कंटिन्यूअस फोकस रखें, जबकि ब्रेन खुद डिजाइन हुआ है ब्रेक्स और नॉवेल्टी के साथ सीखने के लिए। इमेजिन कीजिए, अगर आप किसी गार्डन में खड़े हैं और हर जगह एक जैसी प्लांट्स हैं, आपका इंटरेस्ट कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हर थोड़ी देर में कोई नया रंग, नई खुशबू, नया पैटर्न मिले, तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा। इसी प्रिंसिपल को एक्सपर्ट्स अटेंशन रीसेट कहते हैं। मीटिंग्स या प्रेजेंटेशंस में हर 10 मिनट बाद एक नया हुक इंट्रोड्यूस करना, जैसे कोई इमेज, क्वेश्चन, जोक या शॉर्ट स्टोरी, आपके ऑडियंस के अटेंशन को रीसेट करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक कॉर्पोरेट मीटिंग में सेल्स फिगर्स दिखा रहे हैं, तो बीच में एक रियल कस्टमर की कहानी बताइए कि कैसे प्रोडक्ट ने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की। अगर आप टीचर हैं, तो एक चैप्टर एक्सप्लेन करने के बाद उससे रिलेटेड कोई शॉर्ट क्विज या विजुअल डायग्राम दिखाइए। ये माइक्रो इंटरप्शंस अटेंशन को रिचार्ज करते हैं। स्टोरीज विशेष रूप से अटेंशन के लिए पावरफुल मैग्नेट हैं। ब्रेन स्टोरी टेलिंग के लिए हार्डवायर्ड है। एवोल्यूशन में स्टोरीज का यूज सर्वाइवल नॉलेज पास करने के लिए होता था, जैसे अगर नदी के पास ये स्मेल आए तो वहां क्रोकोडाइल हो सकता है। ये सिर्फ डेटा नहीं, बल्कि एक विविड सीन होता था जिसमें इमोशन, डेंजर और विजुअल्स सब होते थे। यही कारण है कि ड्राई फैक्ट से ज्यादा स्टोरीज हमारी मेमोरी में रहती हैं। मॉडर्न न्यूरोसाइंस ये प्रूव करता है कि स्टोरीज सुनते समय हमारे ब्रेन के मल्टीपल रीजन्स एक्टिव होते हैं। ऑडिटोरी कॉर्टेक्स, सेंसरी कॉर्टेक्स और इमोशन प्रोसेसिंग अमिग्डला,
जिससे एंगेजमेंट और रिटेंशन बढ़ता है। विजुअल्स भी एक पावरफुल टूल हैं। रिसर्च कहती है कि विजुअल्स को याद रखने की क्षमता वर्ड्स से 55% ज्यादा होती है। इसका कारण है कि हमारे एंसेस्टर्स विजुअल क्यूज के जरिए दुनिया नेविगेट करते थे। पैरों के निशान, मौसम के पैटर्न्स, जानवरों के रंग और टेक्सचर। जब आप प्रेजेंटेशन में हाई क्वालिटी इमेजेस, डायग्राम्स और इन्फोग्राफिक्स यूज करते हैं तो आप उसी एंशिएंट विजुअल प्रोसेसिंग सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, जिससे एंगेजमेंट बढ़ता है। अब लाइफस्टाइल में इस प्रिंसिपल को अपनाना आसान है अगर आप कुछ सिंपल हैबिट्स डेवलप करें। ब्रेक कंटेंट इनटू 10-minute चंक्स। चाहे आप मीटिंग में बोल रहे हों या पढ़ाई कर रहे हों, हर 10 मिनट बाद चेंज ऑफ पेस दें। यूज द रूल ऑफ नॉवेल्टी, न्यू फैक्ट, न्यू इमेज या न्यू क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करें। मिक्स मोडालिटीज, टेक्स्ट प्लस इमेज प्लस ऑडियो का कॉम्बिनेशन यूज करें। एनकरेज इंटरैक्शन, ऑडियंस को सवाल पूछने या क्विक एक्टिविटी करने दें। डिजाइन फॉर इमोशन, ड्राई डेटा को भी ह्यूमन स्टोरी के साथ कनेक्ट करें। और ये सिर्फ टीचिंग या कॉर्पोरेट सेटिंग में नहीं, बल्कि पर्सनल लाइफ में भी काम आता है। अगर आप खुद कुछ सीख रहे हैं तो हर 10-15 मिनट बाद मेथड चेंज करें। जैसे पहले रीड करें, फिर डायग्राम बनाएं, फिर कॉन्सेप्ट किसी को समझाएं। अगर आप किसी स्किल की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो रेपिटेशन में थोड़ी वेरिएशन डालें। ये आपके ब्रेन को एंगेज्ड रखेगा और बोर्डम कम करेगा। याद रखिए, आपका ब्रेन बोरिंग चीजों को नेचुरली रिजेक्ट करता है। अगर आप इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग, इमोशनल और विजुअल बना देते हैं तो आप बायोलॉजी के खिलाफ नहीं, उसके साथ काम कर रहे होते हैं। और जब आप ब्रेन की नेचुरल डिजाइन के साथ काम करते हैं तो लर्निंग एफर्टलेस और अनफॉरगेटेबल बन जाती है। चैप्टर 5, रिपीट टू रिमेंबर। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने किसी चीज को बहुत मेहनत से पढ़ा, लेकिन एग्जाम के दिन वो माइंड से गायब हो गई? या किसी प्रेजेंटेशन के लिए रात भर जागकर प्रिपेयर किया, लेकिन एक्चुअल स्टेज पर पहुंचते ही सब ब्लैंक? ये कोई आपके साथ ही होने वाली प्रॉब्लम नहीं है। ये ह्यूमन ब्रेन की वर्किंग का एक फंडामेंटल ट्रूथ है। डॉक्टर जॉन मेडिना कहते हैं, हमारा ब्रेन किसी हार्ड ड्राइव की तरह नहीं है जिसमें डेटा एक बार स्टोर करने के बाद हमेशा इंटैक्ट रहता है, बल्कि ये एक लिविंग सिस्टम है जो अगर इंफॉर्मेशन को दोहराकर और रीइंफोर्स करके रिफ्रेश न किया जाए तो वो धीरे धीरे मिटने लगती है। और यही है रीजन कि रिपीट टू रिमेंबर सिर्फ एक लर्निंग टेक्निक नहीं, बल्कि ब्रेन का बेसिक सर्वाइवल रूल है। न्यूरोसाइंस में एक कॉन्सेप्ट है, स्पेस्ड रेपिटेशन। इसका मतलब है कि किसी भी नई जानकारी को याद रखने के लिए उसे अलग अलग समय पर दोहराना जरूरी है, बजाय इसके कि एक ही सिटिंग में बार बार पढ़ लें। इमेजिन कीजिए कि आपका ब्रेन एक गार्डन है और हर नई इंफॉर्मेशन एक छोटा पौधा है। अगर आप एक दिन में उस पौधे को बहुत सारा पानी डाल दें तो वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और मिट्टी से बह जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में रेगुलर अंतराल पर पानी दें तो जड़ें गहरी होंगी और पौधा मजबूत होगा। इंफॉर्मेशन भी बिल्कुल ऐसे ही ग्रो करती है, स्पेस्ड रेपिटेशन से। रिसर्च ये साबित करती है कि अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को सिर्फ एक बार इंटेंस तरीके से पढ़ते हैं तो 24 घंटे के अंदर आप उसका 70% तक भूल सकते हैं। इसे फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं, जिसे सबसे पहले हरमन एबिंगहाउस ने 1885 में डिस्क्राइब किया था। लेकिन अगर आप उस कॉन्सेप्ट को अगले दिन, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद रिव्यू करते हैं तो फॉरगेटिंग कर्व ऑलमोस्ट फ्लैट हो सकता है। इसका कारण है कि हर बार रिव्यू करने से न्यूरॉन्स के बीच की कनेक्शंस, सिनेप्सिस स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं। एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए आपका एग्जाम अगले हफ्ते है। ऑप्शन 1, आप एग्जाम से 1 दिन पहले 5 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ते हैं। ऑप्शन 2, आप 5 दिन तक रोज 1-1 घंटा पढ़ते हैं, बीच बीच में रिव्यू करते हुए। साइंस कहती है ऑप्शन 2 आपके लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए कई गुना इफेक्टिव होगा, क्योंकि ब्रेन को कंसोलिडेट करने के लिए टाइम चाहिए। जब आप पढ़ते हैं तो ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को हिपोकैम्पस में स्टोर करता है और स्लीप के दौरान उसे कॉर्टेक्स में शिफ्ट करता है। लेकिन अगर आप बार बार उस मेमोरी को रिविजिट नहीं करते तो ब्रेन उसे लो प्रायोरिटी मानकर डिलीट कर देता है, ताकि नई इंफॉर्मेशन के लिए स्पेस बन सके। स्पेस्ड रेपिटेशन सिर्फ एकेडमिक लर्निंग में नहीं, बल्कि स्किल्स, लैंग्वेजेस और इवन फिजिकल ट्रेनिंग में भी काम करता है। अगर आप गिटार सीख रहे हैं और एक दिन में 5 घंटे प्रैक्टिस करते हैं तो आपका प्रोग्रेस उतना सस्टेनेबल नहीं होगा जितना कि रोज 30-40 मिनट्स प्रैक्टिस करने से होगा। यही रीजन है कि एथलीट्स और म्यूजिशियंस अपने ट्रेनिंग सेशंस को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं और रेगुलर इंटरवल्स में दोहराते हैं।
अब सवाल है, इसे लाइफस्टाइल में कैसे लाएं? रिव्यू स्केड्यूल बनाइए। जो भी नया सीखें उसका पहला रिव्यू 24 घंटे के अंदर करें, दूसरा 3 दिन बाद, तीसरा 7 दिन बाद और फिर मंथली बेसिस पर। एक्टिव रिकॉल टेक्निक, सिर्फ नोट्स पढ़ने की बजाय खुद को टेस्ट करें। अपने आप से पूछें, मैंने क्या सीखा? मिक्स ओल्ड एंड न्यू। हर स्टडी सेशन में पुराना कंटेंट रिवाइज करें और थोड़ा नया कंटेंट ऐड करें। मल्टीपल मोडालिटीज, एक ही इंफॉर्मेशन को अलग फॉर्मेट्स में दोहराएं, पढ़कर, लिखकर, बोलकर और सुनकर। स्टोरीज और विजुअल क्यूज रेपिटेशन को और इफेक्टिव बना सकते हैं। अगर आप किसी फैक्ट को याद रखना चाहते हैं तो उसे किसी स्टोरी से जोड़ दें या मेंटल इमेज बना लें। एग्जाम्पल, अगर आपको फ्रेंच में पॉम का मतलब एप्पल याद रखना है तो इमेजिन करें कि एक बड़ा सा एप्पल आपके मोबाइल फोन पॉमे खोसान फोन की तरह साउंड से गिर रहा है। ये विजुअलाइजेशन रेपिटेशन के साथ मिलकर मेमोरी को लॉन्ग टर्म में एम्बेड करता है। स्पेस्ड रेपिटेशन का एक हिडन बेनिफिट और है, ये आपको डीप लर्निंग देता है, न कि सिर्फ रोट मेमोराइजेशन। हर बार जब आप इंफॉर्मेशन को रिविजिट करते हैं तो आपका ब्रेन उस पर नए कनेक्शंस बनाता है, पुराने कॉन्सेप्ट से लिंक करता है और एक स्ट्रॉन्गर नॉलेज नेटवर्क तैयार करता है। यही रीजन है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स टाइम के साथ और क्लियर होते जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रेपिटेशन सिर्फ लर्निंग के लिए नहीं बल्कि रिलेशनशिप्स और पर्सनल वैल्यूज के लिए भी काम करता है। जो बातें हम अपने आप को बार बार याद दिलाते हैं, जैसे गोल्स, प्रिंसिपल्स या एफर्मेशंस, वो हमारे डिसीजन मेकिंग और हैबिट्स में डीपली एम्बेड हो जाती हैं। एंशिएंट कल्चर्स में ओरल ट्रेडिशंस और रिपीटेड स्टोरी टेलिंग का यही मकसद था, नॉलेज को पीढ़ियों तक इंटैक्ट रखना। तो याद रखिए, आपका ब्रेन भूलने के लिए बना है लेकिन दोहराने के लिए भी बना है। अगर आप इंफॉर्मेशन को समय समय पर रीइंफोर्स करते हैं तो आप बायोलॉजी के साथ काम कर रहे होते हैं, उसके खिलाफ नहीं। और जब आप ब्रेन के साथ काम करते हैं तो मेमोरी सिर्फ स्ट्रांग नहीं होती बल्कि जीवन भर साथ रहती है। चैप्टर 6, रिमेंबर टू रिपीट। हम में से ज्यादातर लोग पढ़ाई या किसी स्किल को सीखने के लिए एक ही डिफॉल्ट तरीका अपनाते हैं, नोट्स पढ़ना, हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना और फिर उम्मीद करना कि एग्जाम के दिन या प्रेजेंटेशन के वक्त सब याद आ जाएगा। लेकिन न्यूरोसाइंस हमें एक कड़वी सच्चाई बताती है, सिर्फ इंफॉर्मेशन को पैसिवली पढ़ना उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में लॉक करने के लिए काफी नहीं है। असली मैजिक तब होता है जब आप उसे एक्टिवली रिकॉल करते हैं, यानी बिना नोट्स देखे अपने ब्रेन से उसे रिट्रीव करते हैं। और इसी को कहते हैं रिमेंबर टू रिपीट। डॉक्टर जॉन मेडिना बताते हैं कि लर्निंग का सबसे क्रिटिकल हिस्सा सिर्फ स्टोरिंग नहीं बल्कि रिट्रीविंग है। इमेजिन कीजिए, आपका ब्रेन एक लाइब्रेरी है। अगर आप शेल्व्स पर किताबें रख तो देते हैं लेकिन उनका कैटलॉग या इंडेक्स अपडेट नहीं करते तो जरूरत पड़ने पर आप वो किताब ढूंढ ही नहीं पाएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्निकली वहां होगी लेकिन प्रैक्टिकली इनएक्सेसिबल। रिट्रीवल प्रैक्टिस उसी कैटलॉग को मेंटेन करने जैसा है, ताकि जब जरूरत पड़े आपका ब्रेन तुरंत सही इंफॉर्मेशन पुल कर सके। साइंस इस बात को स्ट्रांगली सपोर्ट करती है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में एक टर्म है टेस्टिंग इफेक्ट। रिसर्च स्टडीज में पाया गया कि जो लोग सिर्फ नोट्स पढ़ते रहे उनकी परफॉर्मेंस उन लोगों से काफी कम थी जिन्होंने बार बार खुद को टेस्ट किया, चाहे वो फ्लैश कार्ड्स हों, क्विजेस हों या सिर्फ अपनी मेमोरी से रिकॉल करने की कोशिश। रीजन सिंपल है, हर बार जब आप रिकॉल करते हैं तो न्यूरॉन्स के बीच की कनेक्शंस मजबूत होती हैं और वो मेमोरी पाथ बार बार रीइंफोर्स होता है। एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए आपने हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ा। ऑप्शन 1, आप उसे बार बार नोट्स देखकर रिवाइज करते हैं। ऑप्शन 2, आप नोट्स बंद करके ब्लैंक पेज पर जितना याद है उतना लिखने की कोशिश करते हैं। स्टडीज कहती हैं कि ऑप्शन 2 न सिर्फ ज्यादा इफेक्टिव है बल्कि आपको ये भी क्लियर दिखा देता है कि आपको कौन से टॉपिक्स अच्छे से आते हैं और कहाँ गैप्स हैं। ये गैप डिटेक्शन कैपेबिलिटी पैसिव रीडिंग से नहीं मिलती। रिट्रीवल प्रैक्टिस का एक और हिडन एडवांटेज है, ये आपको प्रेशर सिचुएशंस के लिए ट्रेन करता है। एग्जाम, जॉब इंटरव्यू या पब्लिक स्पीकिंग में आपका ब्रेन रियल टाइम में इंफॉर्मेशन रिट्रीव करता है। अगर आपने पहले से रिट्रीवल का अभ्यास नहीं किया तो इंफॉर्मेशन टाइम पर सरफेस नहीं करेगी, भले ही वो आपकी मेमोरी में टेक्निकली मौजूद हो। यही रीजन है कि बहुत से लोग मुझे आता था लेकिन याद नहीं आया वाली सिचुएशन फेस करते हैं। तो लाइफस्टाइल में रिट्रीवल प्रैक्टिस को लाने के प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं? फ्लैश कार्ड्स यूज करें,
सिंपल फ्रंट बैक कार्ड्स जिनमें क्वेश्चन एक साइड पर और आंसर दूसरी साइड पर हो। ऐप्स जैसे एनकी या क्विजलेट स्पेस्ड रेपिटेशन के साथ रिट्रीवल को कंबाइन करते हैं। सेल्फ क्विजिंग, किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद खुद से सवाल पूछें और बिना नोट्स देखे जवाब दें। ब्रेन डंपिंग, ब्लैंक पेज पर टॉपिक से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन लिखें, फिर कंपेयर करें। टीचिंग मेथड, किसी और को टॉपिक समझाएं। अगर आप क्लियर और कॉन्फिडेंट तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आप उसे सच में जानते हैं। मिक्स्ड प्रैक्टिस, सिर्फ एक टॉपिक नहीं बल्कि अलग अलग टॉपिक्स को शफल करके रिकॉल करें। इसे इंटरलीव्ड प्रैक्टिस कहते हैं और ये ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। रिट्रीवल प्रैक्टिस के पीछे का साइंस फैसिनेटिंग है। हर बार जब आप मेमोरी रिकॉल करते हैं तो ब्रेन उस मेमोरी को थोड़ा मॉडिफाई करता है और फिर से स्टोर करता है। इसे रिकंसोलिडेशन कहते हैं। अगर रिकॉल सक्सेसफुल होता है तो मेमोरी और स्ट्रांग होती है। अगर रिकॉल में स्ट्रगल होता है तो ब्रेन उस गैप को नोट करता है और अगली बार उस मेमोरी को प्रायोरिटी देता है। यही वजह है कि थोड़ा चैलेंजिंग रिकॉल सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। अब एक कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो रिकॉल प्रैक्टिस को बोरिंग रिपीटेटिव टेस्टिंग मानते हैं, लेकिन इसे क्रिएटिव और एंगेजिंग बनाना पॉसिबल है। आप ग्रुप स्टडी में क्विज कंपटीशन बना सकते हैं, अपने फोन पर रैंडम क्वेश्चन रिमाइंडर सेट कर सकते हैं या लर्निंग को गेम में बदल सकते हैं। गेमिफिकेशन मोटिवेशन को बूस्ट करता है और रिकॉल को फन बनाता है। और याद रखिए, रिट्रीवल सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट्स के लिए नहीं बल्कि स्किल्स, स्पीचेस और इवन लाइफ एक्सपीरियंसेस के लिए भी काम करता है। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो स्पीच को लिखने के बजाय उसे बार बार बिना नोट्स देखे बोलने का अभ्यास करें। अगर आप कोई रेसिपी सीख रहे हैं तो हर बार इंग्रेडिएंट्स लिस्ट देखे बिना कुकिंग की कोशिश करें। एंशिएंट टाइम्स में यही प्रिंसिपल स्टोरी टेलर्स और स्कॉलर्स ने यूज किया था। पुराने जमाने में जब लिखने का लग्जरी नहीं था तो लोग एंटायर एपिक्स और नॉलेज ट्रेडिशंस को सिर्फ रेपिटेशन और रिकॉल से याद रखते थे। हर बार जब वो स्टोरी सुनाते थे उनका ब्रेन उस मेमोरी को और स्ट्रांग करता था। तो अगली बार जब आप कुछ सीख रहे हों, सिर्फ पढ़ने या सुनने तक मत रुकिए, खुद से उसे रिकॉल कीजिए, बार बार अलग अलग सिचुएशंस में, क्योंकि इंफॉर्मेशन को स्टोर करना लर्निंग का पहला कदम है, लेकिन उसे रिट्रीव करना ही असली मास्टरी है। और मास्टरी वही है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। चैप्टर 7, स्लीप वेल, थिंक वेल। सोचिए, आप पूरी रात जागकर किसी प्रोजेक्ट या एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं और अगली सुबह आपको लगता है कि आपने मेहनत तो बहुत की, लेकिन दिमाग धुंधला सा है, सोचने की स्पीड स्लो है और छोटी सी कैलकुलेशन में भी गलती हो रही है। हम में से ज्यादातर लोग प्रोडक्टिविटी को लेट नाइट्स और कम नींद से जोड़ते हैं, जैसे कम सोना एक बैज ऑफ ऑनर हो। लेकिन न्यूरोसाइंस की सच्चाई बिल्कुल उलट है। जितना कम आप सोते हैं उतना ही आपका ब्रेन परफॉर्मेंस लूज करता है। डॉक्टर जॉन मेडिना इसको सिंपल वर्ड्स में कहते हैं, स्लीप इज नॉट ऑप्शनल, इट्स द सीक्रेट लैब वेयर योर ब्रेन डज इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन आराम नहीं कर रहा होता, वो हाई एक्टिविटी मोड में होता है। दिन भर जो एक्सपीरियंसेस, फैक्ट्स और स्किल्स आपने गैदर किए वो सारी रॉ डेटा की तरह हिपोकैम्पस में टेम्पोरेरी स्टोर होती है। रात में, खासकर डीप स्लीप और रेम स्लीप फेजेस में, ये मेमोरीज कंसोलिडेट होकर लॉन्ग टर्म स्टोरेज में चली जाती हैं, जैसे किसी मैसी डेस्क से फाइल्स उठाकर ऑर्गेनाइज्ड कैबिनेट में रखना। अगर आप इस प्रोसेस को बीच में काट देते हैं, यानी प्रॉपर स्लीप नहीं लेते, तो वो इन्फॉर्मेशन या तो प्रॉपरली स्टोर नहीं होगी या स्टोरेज से रिट्रीव करना मुश्किल हो जाएगा। रिसर्च बार बार ये साबित कर चुकी है कि एडिक्वेट स्लीप लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को ड्रामेटिक तरीके से इंप्रूव करती है। एक हार्वर्ड स्टडी में पाया गया कि 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप के बाद पार्टिसिपेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी औसतन 30% तक इंप्रूव हो गई। इसका कारण है कि स्लीप सिर्फ इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करती, बल्कि उस पर काम भी करती है, पैटर्न्स ढूंढती है, कनेक्शंस बनाती है और क्रिएटिव इंसाइट्स पैदा करती है। यही वजह है कि कई बार किसी टफ प्रॉब्लम को रात में छोड़कर सोने के बाद अगली सुबह उसका सॉल्यूशन अचानक क्लियर हो जाता है। लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल इस नेचुरल प्रोसेस के खिलाफ काम कर रही है। लेट नाइट स्क्रीन टाइम, चाहे फोन हो, लैपटॉप हो या टीवी, आपके ब्रेन को कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि इन डिवाइसेस से निकलने वाली ब्लू लाइट आपके पाइनियल ग्लैंड को मेलाटोनिन रिलीज करने से रोकती है। मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो आपके बॉडी को सिग्नल देता है कि सोने का समय आ गया है। जब इसका प्रोडक्शन डिले होता है तो आप लेट सोते हैं और आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। स्लीप डेप्रिवेशन के शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स तो ऑब्वियस हैं,
फैटीग, इरिटेबिलिटी और फोकस की कमी। लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स कहीं ज्यादा डेंजरस हैं। वीकेंड इम्यून सिस्टम, मेमोरी लॉस, मूड डिसऑर्डर्स और यहां तक कि रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस जैसे हार्ट डिजीज और डायबिटीज। न्यूरोसाइंस कहती है कि क्रॉनिक स्लीप लॉस हिपोकैम्पस के न्यूरॉन्स को फिजिकली श्रिंक कर सकता है, यानी मेमोरी के लिए जिम्मेदार ब्रेन का हिस्सा लिटरली छोटा हो सकता है। लाइफस्टाइल में स्लीप को ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप्स हैं। फिक्स्ड स्लीप स्केड्यूल, रोज एक ही टाइम पर सोना और उठना आपके बॉडी क्लॉक सर्केडियन रिदम को स्टेबलाइज करता है। डिजिटल सनसेट, सोने से कम 1 घंटे पहले सभी स्क्रीन्स बंद करें या ब्लू लाइट फिल्टर्स यूज करें। कूल, डार्क, क्वाइट एनवायरनमेंट, बेडरूम का टेम्परेचर स्लाइटली कूल रखें। लाइट ब्लॉक करने के लिए ब्लैकआउट कर्टन्स और नॉइज कंट्रोल के लिए वाइट नॉइज मशीन्स या ईयर प्लग्स यूज करें। इवनिंग कैफीन कट, आफ्टरनून के बाद कॉफी या टी अवॉइड करें क्योंकि कैफीन 6 से 8 घंटे तक अलर्टनेस बढ़ा सकता है। विंड डाउन रूटीन, सोने से पहले रीडिंग, मेडिटेशन या जेंटल स्ट्रेचिंग जैसे एक्टिविटीज करें ताकि ब्रेन रिलैक्स मोड में जाए। और हां, अगर आप सोचते हैं कि वीकेंड में एक्स्ट्रा सोकर आप स्लीप डेट पूरा कर सकते हैं, तो ये पूरी तरह सही नहीं है। कुछ हद तक रिकवरी पॉसिबल है, लेकिन रिसर्च कहती है कि लॉस्ट स्लीप का कॉग्निटिव डैमेज पूरी तरह रिवर्स नहीं होता। स्लीप को डेली प्रायोरिटी बनाना ही सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी है। हिस्ट्री में कई एग्जाम्पल्स हैं जो स्लीप की पावर को साबित करते हैं। पॉल मैकार्टनी को बीटल्स का आइकॉनिक सॉन्ग येस्टरडे का मेलोडी एक सपने में मिला। डिमिट्री मेंडेलीव, जिसने पीरियोडिक टेबल डिजाइन की, वो कहता था कि अरेंजमेंट का आइडिया उसे सोते समय आया। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं, ये ब्रेन का सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग है जो स्लीप के दौरान सबसे एक्टिव होता है। तो अगली बार जब आप प्रोडक्टिविटी के नाम पर नींद काटने का सोचें, याद रखिए आप सिर्फ अगले दिन की एफिशिएंसी नहीं खो रहे, बल्कि अपने ब्रेन के लर्निंग और क्रिएटिविटी इंजन्स को भी डैमेज कर रहे हैं। प्रॉपर स्लीप लग्जरी नहीं, बल्कि बायोलॉजिकल नेसेसिटी है, और जब आप इस नेसेसिटी को रिस्पेक्ट करते हैं तो आपका ब्रेन न सिर्फ क्लियर सोचता है, बल्कि वो इनसाइट्स और सॉल्यूशंस भी देता है जो जागते हुए इम्पॉसिबल लगते हैं। चैप्टर 8, स्ट्रेस चेंजेस द वे वी लर्न। आपने महसूस किया होगा, जब आप किसी डेडलाइन, प्रेजेंटेशन या एग्जाम के इंटेंस प्रेशर में होते हैं तो दिमाग कभी कभी बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। वो बातें जो आपको अच्छे से आती थीं अचानक गायब सी लगती हैं। ये सिर्फ नर्वसनेस नहीं है, बल्कि आपके ब्रेन की एक गहरी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। डॉक्टर जॉन मेडिना इस बात को ब्लंटली कहते हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस आपका ब्रेन लिटरली बदल देता है, और सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है आपके हिपोकैम्पस पर, वो हिस्सा जो लर्निंग और मेमोरी के लिए सेंट्रल है। स्ट्रेस और ब्रेन का साइंस, हमारा बॉडी स्ट्रेस को एक सर्वाइवल सिग्नल की तरह ट्रीट करता है। एवोल्यूशन के समय ये सिस्टम लाइफ सेविंग था। अगर कोई प्रेडेटर सामने आ जाए तो बॉडी तुरंत फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता। एड्रेनलिन और कॉर्टिजोल जैसे हार्मोन्स रिलीज होते, हार्ट रेट बढ़ जाता, मसल्स रेडी हो जाते और ब्रेन अलर्ट मोड में चला जाता। ये शॉर्ट बर्स्ट्स में इनक्रेडिबली इफेक्टिव था। लेकिन आज के मॉडर्न वर्ल्ड में प्रेडेटर्स जंगल में नहीं, बल्कि ईमेल्स, ट्रैफिक जैम्स, वर्क डेडलाइंस और बिल्स के रूप में हमारे चारों तरफ हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये स्ट्रेस सिचुएशंस खत्म नहीं होती, ये लगातार चलती रहती हैं। यही क्रॉनिक स्ट्रेस है। जब कॉर्टिजोल बार बार और लंबे समय तक रिलीज होता है तो इसका असर हिपोकैम्पस पर पड़ता है। रिसर्च कहती है कि प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस हिपोकैम्पल न्यूरॉन्स को श्रिंक कर देता है, उनकी कनेक्शंस कमजोर हो जाती हैं और न्यू न्यूरॉन फॉर्मेशन, न्यूरोजेनेसिस स्लो हो जाती है। नतीजा, मेमोरी कमजोर, लर्निंग स्लो और कॉन्सेंट्रेशन शैटर्ड। मान लीजिए एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय लगातार 12-14 घंटे काम करता है, डेडलाइंस पूरी करने के लिए वीकेंड्स भी स्किप करता है और हमेशा मल्टीटास्किंग में लगा रहता है। शुरू में शायद वो हाई परफॉर्मेंस देता है, लेकिन कुछ महीनों बाद उसे सिंपल फैक्ट्स याद रखने में दिक्कत होती है, क्रिएटिविटी घट जाती है और वो इमोशनली ड्रेन्ड महसूस करता है। यही क्रॉनिक स्ट्रेस का इफेक्ट है, एक इनविजिबल इरोजन जो धीरे धीरे ब्रेन को कमजोर करती है। स्ट्रेस और लर्निंग का रिलेशनशिप। डॉक्टर मेडिना बताते हैं कि मॉडरेट स्ट्रेस कभी कभी लर्निंग को बूस्ट भी कर सकता है। जैसे एग्जाम के ठीक पहले का माइल्ड प्रेशर आपको फोकस करने में मदद करता है। इसे यरकेस डॉडसन लॉ कहते हैं। लो स्ट्रेस पर परफॉर्मेंस एवरेज रहती है, मॉडरेट स्ट्रेस पर बेस्ट होती है और हाई स्ट्रेस पर शार्पली गिर जाती है। प्रॉब्लम यह है कि हम में से ज्यादातर लोग हाई स्ट्रेस जोन में परमानेंटली फंसे रहते हैं। इमोशनल इंपैक्ट। स्ट्रेस सिर्फ आपके न्यूरॉन्स को नहीं,
बल्कि आपकी मोटिवेशन और इमोशनल रेजिलियंस को भी खा जाता है। क्रॉनिक स्ट्रेस में एमिगडाला इमोशनल सेंटर ओवर एक्टिव हो जाती है, जिससे फियर और एंग्जाइटी बढ़ते हैं और रैशनल थिंकिंग वीकन हो जाती है। यही वजह है कि स्ट्रेस्ड लोग रिस्क अवर्स हो जाते हैं और नई चीजें सीखने की इच्छा घट जाती है। लाइफस्टाइल सॉल्यूशंस। ब्रेन को स्ट्रेस से शील्ड करना। डीप ब्रीदिंग, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग। 4 सेकंड्स में धीरे धीरे इनहेल करें, 4 सेकंड्स होल्ड करें और 4-6 सेकंड्स में एक्सहेल करें। इससे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और कॉर्टिजोल लेवल्स ड्रॉप होते हैं। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस। रिसर्च बताती है कि रोज 10-15 मिनट का माइंडफुलनेस मेडिटेशन हिपोकैम्पस के वॉल्यूम को प्रिजर्व करता है और अमिगडाला एक्टिविटी को रिड्यूस करता है। फिजिकल एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज न सिर्फ स्ट्रेस हार्मोन्स को बर्न करता है, बल्कि न्यूरोजेनेसिस को भी बूस्ट करता है। सोशल सपोर्ट। दोस्तों या फैमिली से बात करना ऑक्सीटोसाइन रिलीज करता है, जो कॉर्टिजोल के नेगेटिव इफेक्ट्स को बैलेंस करता है। स्ट्रक्चर्ड डाउन टाइम। दिन में छोटे ब्रेक्स और वीकेंड्स पर अनप्लगिंग आपके ब्रेन को रिकवरी टाइम देता है। हिस्टोरिकल इंसाइट। एंशिएंट मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग में वॉरियर्स को सिर्फ फिजिकल कॉम्बैट नहीं, बल्कि मेंटल कामनेस भी सिखाई जाती थी। सैमुराई वॉरियर्स ज़ानशिन प्रैक्टिस करते थे, एक स्टेट जिसमें आप अलर्ट भी रहते हैं और काल्म भी। यही बैलेंस मॉडर्न लाइफ में स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। स्ट्रेस को पूरी तरह एलिमिनेट करना इम्पॉसिबल है और शायद जरूरी भी नहीं, लेकिन उसे मैनेज करना, उसे हेल्थी लिमिट्स में रखना, यही असली स्किल है। क्योंकि जब स्ट्रेस आपके ब्रेन पर हावी हो जाता है, तो वो आपको वही चीज खोने पर मजबूर कर देता है जो आपको इंसान बनाती है, सीखने, सोचने और महसूस करने की क्षमता। और अगर आप अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, तो आप न सिर्फ सर्वाइव करते हैं, बल्कि थ्राइव करते हैं। हमारा ब्रेन ये सिर्फ एक अंग नहीं है, ये हमारी यादों का घर है, हमारे सपनों का स्रोत है और हमारी पहचान की जड़ है। लेकिन ये गिफ्ट फ्रैजाइल भी है। जिस तरह हम इसे फ्यूल देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और ट्रेन करते हैं, वही तय करता है कि आने वाले सालों में हमारी सोच, हमारी क्रिएटिविटी और हमारी यादें कैसी होंगी। जॉन मेडिना के ये ब्रेन रूल्स हमें सिर्फ फैक्ट्स नहीं देते, ये हमें एक ब्लूप्रिंट देते हैं कि कैसे हम अपने ब्रेन को उसकी हाईएस्ट पोटेंशियल तक ले जाएं। लेकिन नॉलेज का कोई मतलब नहीं अगर हम उसे एक्शन में नहीं बदलते। तो आज से एक छोटी आदत चुनिए, चाहे वो डेली वॉक हो, सही नींद लेना हो, स्ट्रेस कम करना हो या रोज कुछ नया सीखना। क्योंकि कंसिस्टेंसी से ही ब्रेन शेप होता है और यही शेप हमारी जिंदगी की क्वालिटी तय करती है। याद रखिए, आपका ब्रेन आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है और आज जो केयर आप उसे देंगे, वही आने वाले कल में आपका सबसे बड़ा रिटर्न बनेगा। अगर आपको ये कहानी मददगार लगी तो इसे शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी अपने ब्रेन को समझें और उसे वह रिस्पेक्ट दें जो वो डिजर्व करता है। और अगर आप ऐसे ही साइंस बैक्ड लाइफ चेंजिंग इनसाइट्स रोज पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम आपके ब्रेन के रहस्यों को एक्सप्लोर करें तो आप सबसे पहले जान पाएं।